हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक पे जानेंगे कि भारत में सोने की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। हु डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और इसमें भारत में सोने की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन वुलेंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड 1919 क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडियन वुलेंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन क्या है और भारत में प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाता है। और अगर भारत में बात करें तो सोने की कीमत का निर्धारण IBJA करता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन वुलेंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन। यहाँ पे लिखा गया है इंडियन वुलेंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन भारत में सोने की कीमत का निर्धारण करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। और 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह क्या करता है, अपना स्थापना वर्ष मनाता है। अगर इंडियन वुलेंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, जिसे IBJA कहा जाता है, क्या कहा जाता है? IBJA कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना वर्ष को मनाती है 26 मार्च। उसका ऑफिशियल लोगो क्या है? ये इसका ऑफिशियल लोगो है। अगर 2020 की बात करें तो ये अपना 100वां स्थापना वर्ष मना रही थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इन्होंने अपने इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। इन्होंने एक अपना ऑफिशियल लेटर भी जारी किया था, जिसमें IIBS ने क्या किया था, एक ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत 26 मार्च को अपने 2020 में जो इनका सबमिट था, उन्होंने क्या कर दिया था, इसको पोस्टपोन कर दिया था। और इसका कारण क्या बताया इन्होंने? कोविड-19 बताया। और चलिए दोस्तों, हम इसका मुख्य कार्यालय की बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। इनका सबसे पहले कार्यालय कहाँ पे खुला? IIBJS का सबसे पहले कार्यालय महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंतर्गत पे यहाँ पे खुला। मुंबई का ये ऑफिशियल मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कोस्टल एरिया हो गया, यहाँ पर इनका क्या था, मुख्य कार्यालय स्थित था। अगर इसमें मुख्य रूप से करेंसी की बात करें तो जो ये IBJA है, मुख्य रूप से कितनी करेंसियाँ लेता है? मुख्य रूप से 3 करेंसियों को लेता है। इंडियन रुपीज़ हो गया, पौंड स्टर्लिंग हो गया और US डॉलर हो गया। अगर रुपये की बात करें तो रुपये का साइन इस रूप से होता है, और पौंड स्टर्लिंग का साइन इस रूप पे होता है, और डॉलर का साइन क्या होता है, इस रूप पे होता है। ये 3 करेंसियों को लेकर चलता है। अगर आज के समय पर डॉलर की बात करें तो भारत पर डॉलर कितना चल रहा है? 75 पॉइंट समथिंग के आसपास पर इंडियन करेंसी के आधार पर इतना डॉलर का रेट है। और पौंड स्टर्लिंग की बात करें तो पौंड स्टर्लिंग का मूल्य कितना है? 94.9292 इतना क्या है इंडियन करेंसी में, इतना एक पौंड स्टर्लिंग की प्राइस इतनी है। अब ये देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से हम जानते हैं कि प्राइस कब से बढ़ना शुरू हुआ था, कब से घटना हुआ था। 26 हमने यहाँ पे कब से लिया गया है? 26 जून 2020 से इसका कीमत कितना था? 48,000 रुपये थे। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव आते हुए दिखा। और मुख्य रूप से अगर लगातार बढ़ने की बात करें तो ये कब से बढ़ने लगा? 6 जुलाई 2020 से लगातार यह बढ़ने लगा। और 9 जुलाई के आसपास में इसकी रेट कम से कम कितनी पहुंच गई? 49,500 इसकी प्राइस होगी। चलिए मैं दूसरे मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस मुख्य रूप से कितना हुआ था। ये देखिए, 10 जुलाई की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट कितना हो गया था? 50,817 रुपये इसका प्राइस हो गया था। चलिए हम आगे अब यह जानते हैं कि इसमें ये अपना कैसे प्रोसेस करते हैं, ये किस प्रकार से टीम गठित करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्राइस निर्धारण कौन करता है? इंडियन वुल्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अंतर्गत पे एक 10 टॉप ज्वेलरी कंपनियों की क्या होती है, टीम बनी होती है, जो ये डिटर्मिन करती है कि भारत में सोने की कीमत का निर्धारण कौन करेगा। इसमें ये 2 रूपों में बांटते हैं, गोल्ड को 24 कैरेट और 22 कैरेट में, और मॉर्निंग और PM का दोनों का क्या देते हैं, अपना डाटा यहाँ पर देते हैं। और इससे नेक्स्ट डेट का भी क्या होता है, डाटा हमें मिल जाता है। और इसमें ये क्या लेते हैं, सिल्वर की प्राइस भी लेते हैं। ये मॉर्निंग का डाटा हो गया, ये क्या हो गया, इवनिंग का डाटा। ये क्या हो गया, इवनिंग का डाटा हो गया। ये मॉर्निंग का डाटा हो गया, इवनिंग का डाटा इसमें प्रदर्शित होगा। मुख्य रूप से मैं आपके लिए 10 जुलाई का ये डाटा आपके लिए लेकर आया था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें जाना है कि इंडियन वुल्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अंतर्गत ज्वेलरियों की 10 टॉप ज्वेलरी कंपनियों की एक लिस्ट बनी होती है, और उनकी टीम बनी होती है, जो ये डिटरमिनेट करती है कि प्राइस का निर्धारण कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि वो प्राइस का निर्धारण किस रूप में करते हैं और कैसे करते हैं कि सोने की कीमत इतनी होगी। मुख्य रूप से ये 4 फैक्टर को लेकर सोने की कीमत का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंटरनेशनल प्राइस, दूसरा हो गया दी डॉलर रुपीज़ एक्सचेंज रेट, थर्ड हो गया
टैक्स और फोर्थ हो गया प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने की। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, भारत में सोने की कीमत भी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, भारत में भी सोने की कीमत बढ़ती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो फॉरेन आज के तौर पर मुख्य रूप से अगर यूएस की बात करें या यूरोपियन यूनियन करें तो कोविड-19 के कारण आज कोई भी अपनी करेंसी को फिज़िकल फॉर्म में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म पे उसको क्या करता है, अपना इन्वेस्ट करता है। और मुख्य रूप से यूरोपियन यूनियन तथा फॉरेन कंट्री जो होती है अपनी करेंसी को किस रूप पे इन्वेस्ट करती है, वो फॉरेन करेंसी को ईटीएफ रूप पे इन्वेस्ट करती है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। इस रूप में इन्वेस्ट करती है क्योंकि यह क्या होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म होती है और इसमें रिस्क नहीं रहता है। और सोने की कीमत, सोना एक ऐसा चीज़ होता है कि जिसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। अगर इसकी डिमांड की बात करें, अगर इसकी डिमांड प्लस में हो फिर भी सोने की कीमत बढ़ती है, अगर इसकी डिमांड माइनस भी हो फिर भी क्या होती है, सोने की कीमत बढ़ती रहती है। और अगर गोल्ड की कीमत की बढ़ने की बात करें तो गोल्ड की कीमत का बढ़ने, फॉरेन में जो होता है गोल्ड के बढ़ने का मुख्य कारण भी क्या होता है, ईटीएफ ही गोल्ड की कीमत का बढ़ने का मुख्य कारण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अब दूसरा जानते हैं डॉलर एंड रुपीज़ एक्सचेंज के बारे में। डॉलर और एक्सचेंज, अभी देखिए 10 तारीख के आसपास की बात है, 10 जुलाई 2020 के पास यहाँ पर अभी डॉलर की कीमत कितनी है, 75 समथिंग 01 इतना ले लेते हैं, इसके आसपास पर है। अगर इसमें भी कमी या उतार चढ़ाव आ जाता है तो इससे भी क्या होता है, सोने की कीमत में भी उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री क्या करती है, अपना इन्वेस्ट डॉलर पर करती है। अगर सोने की कीमत गिर गई और उतार चढ़ाव आ गया, उसी प्रकार डॉलर का कीमत भी क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहता है। और थर्ड प्रोसेस है टैक्स। मुख्य रूप से अगर बात करें तो भारत एक अर्धविकसित देश है। यहाँ पर क्या किया जाता है, सोने की कम खदानें और न्यूनतम खदानें होने के कारण भारत को विदेशों से सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब भारत सोना बाहर से इंपोर्ट करता है तो वो क्या करता है, उसमें टैक्स लगते हैं, अनेक प्रकार से टैक्स लगते हैं तथा देश की सीमा पर आते समय टैक्स लगता है। फिर देश के अंदर प्रोसेस चलती है तो वहाँ पे भी जीएसटी लगती है। बहुत से प्रोसेसों से इसको गुजरना पड़ता है जिसमें सारे टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की बात। अब प्रॉफिट मार्जिन तब होगा जब ये क्या होगा, दुकानदार के पास पे जब ये सोना पहुँचता है तो वहाँ पर उसे जितना भी उसको लॉस का सामना करना पड़ता है उस सारा इंक्लूड करके वो एक पूरा लिस्ट बना लेता है। और आईबीजे के पास में पूरी लिस्ट बनी रहती है। वो अलग अलग स्टेटों की क्या करती है, अलग अलग अपना लिस्ट बनाती है और मालूम करती है कि कहाँ पर सोने की कीमत का निर्धारण किस रूप से करना है। और सोना एक ऐसा चीज़ है कि इसमें दिन प्रतिदिन इसमें रुपए की कीमत पर उतार चढ़ाव आते रहता है, इसलिए प्रत्येक दिन सोने की कीमत क्या होती है, अलग अलग होती है। आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से जाना कि इंडियन वुलेन्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन क्या है और भारत में सोने की कीमत का निर्धारण कौन करता है और 1919 इसके अंतर्गत क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट एम सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।